बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सिनेरियो है। 28-year-old doctor who has completed house job and preparing for part 1 examination presented with moderate fever and anorexia. He started ciprofloxacin by consulting his senior colleague. CBC का टेस्ट उसका किया गया और CB के टेस्ट में सारी सेल लाइन कम थी, WBC, RBC, प्लेटलेट तीनों चीज़ें कम थी। वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिप्रोक्सिन अच्छी वाली टेबलेट यूज़ करने के बावजूद उसका फीवर सेटल नहीं हुआ। तो 2 दिन के बाद नोट किया तो थोड़े सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पेल्पेबल थे। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पेल्पेबल थे, वो परेशान हो गया और उसने किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से डिस्कस किया। उन्होंने कहा जी अल्ट्रासाउंड करा लें। अल्ट्रासाउंड पे स्प्लीन बढ़ी हुई थी। अब जब स्प्लीन बढ़ी हुई थी, लिम्फ नोड्स पेल्पेबल थे, उन्होंने कहा ये तो लिम्फोमा हो सकता है और या बोन मैरो एग्जामिनेशन होना चाहिए या और कोई कैंसर या इस तरह की कोई चीज़ ना हो। वो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने डिस्कस किया अपने किसी और सीनियर से, तो उन्होंने कहा बोन मैरो कराना है। तो उन्होंने कहा बोन मैरो से पहले किसी और से एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया। प्रोफेसर अनायत हैं, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में प्रोफेसर थे और अब तो रिटायर हो गए हैं। और उन्होंने ये बेड साइड एक किताब है जो कि आप लोग 3rd ईयर से जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन की मेडिसिन की बुक है, ये आप लोग पढ़ते हैं। तो इसके राइटर जो हैं उनसे रब्ता किया और उन्होंने शाम का टाइम दे दिया। शाम को गए तो प्रोफेसर अनायत साहब ने डिटेल में एग्जामिनेशन किया और उसके बाद डायग्नोसिस बनाया कि ये तो मलेरिया है। मलेरिया की उन्होंने रीज़न ये बताई कि मलेरिया, रिपोर्टें उन्होंने नहीं देखी, पहले एग्जामिनेशन किया। तो इस सारे सिनेरियो से एग्जामिनेशन और डिटेल हिस्ट्री लेना जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बड़ी क्लियर है कि वो जो मेडिसिन वाले जिन्होंने बोन मैरो एडवाइस कर दिया था, जस्ट उन्होंने लिम्फ नोड भी पेल्पेबल नहीं किया, रिपोर्टें देखी और बस ठीक है जी बोन मैरो कर दो। तो ये जो है देखना, हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन प्रॉपर करना, ये बहुत ज़रूरी है। एंटी मलेरियल स्टार्ट की गई और कुछ दिनों तक वो फीवर सेटल हो गया और डॉक्टर साहब ठीक हो गए। बहरहाल मलेरिया का टेस्ट उन्होंने फिर भी नहीं कराया। तो ये मलेरिया जो है ये वेक्टर इसका मॉस्किटो है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है इसका मेन वेक्टर है, वही इसको ट्रांसमिट करती है। और मेल मॉस्किटो जो है वो फीड्स करती है फ्रूट जूसेस पे, वो ह्यूमन ब्लड पे फीड नहीं लेती। और लेकिन फ़ीमेल को जो है अपनी वो एग लेइंग प्रोसेस के लिए एटलीस्ट 2 ब्लड मील्स जो है वो ह्यूमन ब्लड की चाहिए होती हैं। तो इसलिए ये फ़ीमेल ह्यूमन को बाइट भी करती है और फिर ये आगे इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट करती है। पैरासाइट जो इसको काज करते हैं वो 4 तरह के हैं, 5वां भी है लेकिन 4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनमें फेल्सीपैरम है, वाइवैक्स है, मलेरी, ओवेल। मोस्ट डेंजरस इन चारों में से जो है वो फेल्सीपैरम है। एशिया और अमेरिका में मोस्ट कॉमन जो है फेल्सीपैरम और वाइवैक्स हैं। वाइवैक्स जो है वो सबसे कॉमन है। 80% इन्फेक्शन जो एशिया और अमेरिका में होते हैं वो वाइवैक्स की वजह से होते हैं। उसके बाद फेल्सीपैरम है, फिर मलेरिया वे लेते हैं। ये एक नई स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम निलेसी। ये मंकीज़ में मलेरिया काज करता था लेकिन अब ह्यूमन के केसेस भी इसमें आ रहे हैं। तो ये 5th स्पीशीज़ है मलेरियल पैरासाइट की। पहले 4 ऊपर वाली जो हैं और 5th वाली ये है। फेल्सीपैरम अकाउंट्स फॉर 90% डेथ्स। सबसे डेंजरस जो है वो फेल्सीपैरम है क्योंकि 90% जो डेथ्स होती हैं मलेरिया की वजह से वो फेल्सीपैरम की वजह से होती हैं। वाइवैक्स जो है वो सबसे कॉमन होता है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि 80% केसेस जो है वो वाइवैक्स की वजह से होते हैं। और ये अफ्रीका के अंदर वाइवैक्स इतना नहीं होता लेकिन एशिया और अमेरिकन इन एरिया में ज़्यादा होता है। इसकी लाइफ साइकिल कम्प्लेक्स है, उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल वो आगे डिटेल में जाके हम करेंगे। 80% से ज़्यादा जो है मलेरिया वो वाइवैक्स की वजह से होता है, 15% जो है वो फेल्सीपैरम की वजह से, 5% ओवेल और मलेरिया की वजह से होता है। ये जो है अमेरिका और एशिया में कॉमन है, अफ्रीका में लेस कॉमन है। अब ये जो वाली स्लाइड आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आएंगे तो मैं ये मलेरिया का लेक्चर एक दफ़ा फिर ले लूँगा जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इसका लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, सबसे टॉप पे देखें
कि स्पोरोजाइट्स मॉस्किटो जब इंजेक्ट करता है, ये लाइन जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, मॉस्किटो ने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करके ये स्पोरोजाइट्स मॉस्किटो से बाहर निकल आते हैं। वो स्पोरोजाइट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर वो स्पोरोजाइट्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू चले जाते हैं उसमें हेपेटोसाइट्स में। तो ये बेसिकली ब्लड के थ्रू जाके पहले हेपेटोसाइट्स में लिवर के अंदर, इसको हम एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल भी कहते हैं, लिवर के अंदर इसका एक साइकिल चलता है। तो पहला जो साइकिल चलता है मलेरियल पैरासाइट का ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल या प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल। एक्सो एरिथ्रोसिटिक क्यों कहते हैं कि ये एरिथ्रोसाइट में एंटर होने से पहले वाला, बाद में एक एरिथ्रोसिटिक साइकिल भी चलना है, उस एरिथ्रोसिटिक साइकिल से पहले वाला जो साइकिल है जो एक्सो एरिथ्रोसिटिक एरिथ्रोसाइट से बाहर है या प्री एरिथ्रोसिटिक है जो कि लिवर के सेल्स के अंदर चलता है, उसको हम ये वाला प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के अंदर क्या है कि वो मलेरियल पैरासाइट जो है जो स्पोरोजाइट्स फॉर्म है वो एंटर हो जाती हैं और वो स्पोरोजाइट्स फॉर्म जो है वो उसमें हेपेटोसाइट्स में एंटर होके वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती हैं, ये एलोंगेटेड होती हैं लेकिन उधर जाके ये राउंडेड शेप में हो जाती हैं और राउंडेड शेप में जाके फिर इनका न्यूक्लियस हेपेटोसाइट्स के अंदर डिवाइड करता है और 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, इस तरह ये न्यूक्लियस की डिवीजन होती जाती है और हर न्यूक्लियस अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म ले लेता है और साइटोप्लाज्म ले के वो छोटे छोटे सेगमेंट्स उसके अंदर बन जाते हैं। जब बहुत सारे वो बन जाते हैं उसके अंदर ये वाले न्यूक्लियस अपने साइटोप्लाज्म के साथ, तो इसको हम शेजोंट कहते हैं। ये वाला शेजोंट जो है ये प्री एरिथ्रोसिटिक शेजोंट है या हेपेटिक शेजोंट इसको कह सकते हैं, तो एक्सो एरिथ्रोसिटिक शेजोंट भी कहते हैं। जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई हो और उसके इर्द थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी लग गया हो तो वो शेजोंट कहलाता है। और ये वाले शेजोंट जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर शेजोंट रप्चर करता है और वो वाले न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म वाले जो शेजोंट के अंदर से निकलते हैं उनको हम मीरोजोइट्स कहते हैं। वो मीरोजोइट्स जो है वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो ये कुछ जो है वो इसी तरह अंदर रहते हैं, वो उनकी न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होती, उनको हम हिप्नोजोइट्स भी कहते हैं। ये हिप्नोजोइट्स जो हैं ये वाइवेक्स और मलारी जो है उनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। हिप्नोजोइट्स फैल्सीपेरम और ओवेल के अंदर ये नहीं होते, ठीक है। तो ये हिप्नोजोइट्स क्या हैं कि ये डोमिनेंट फॉर्म में रहते हैं और लिवर सेल के अंदर ही रहते हैं और ये कोई इन्फेक्शन नहीं काज करते, कुछ देर के बाद वो रीएक्टिवेट होकर दोबारा इन्फेक्शन काज करते हैं। ये वाला साइकिल ख़त्म हो गया प्री एरिथ्रोसिटिक। अब जब वो प्लाज्मा मलेरियल पैरासाइट आ जाते हैं ब्लड के अंदर, तो जब मॉस्किटो ने बाइट किया था उस टाइम से लेके अब फर्स्ट टाइम जो ब्लड के अंदर ये वाले मीरोजोइट्स एंटर होते हैं, इसको हम प्री पेटेंट कहते हैं। प्री पेटेंट पीरियड, ये इंक्यूबेशन पीरियड से डिफरेंट होता है, प्री पेटेंट पीरियड ये है। अब ये वाले आके मीरोजोइट्स ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। मीरोजोइट्स जो है वो आरबीसी के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन लगी होती है, उसके साथ अटैच होकर ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और आरबीसी के अंदर जाके ये इसकी जो है वो पहली स्टेज स्टार्ट होती है जिसको हम रिंग फार्म भी कहते हैं। ये ब्लड के अंदर भी नज़र आते हैं रिंग फार्म, और ये वाले रिंग फार्म सिग्नल रिंग फार्म ये आरबीसी के अंदर नज़र आते हैं। तो ये इसको अर्ली ट्रोफोसाइट फार्म भी कहते हैं और रिंग फार्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसका साइज़ एनलार्ज कर जाता है मलेरियल पैरासाइट का आरबीसी के अंदर और वो रिंग फार्म से अमीबाइड शेप इख्तियार कर लेता है। उसको हम अमीबाइड शेप भी कहते हैं, अमीबाइड फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन और साथ उसको लेट ट्रोफोसाइट फॉर्म भी कहते हैं। अर्ली ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो रिंग फॉर्म होती है और लेट ट्रोफोसाइट फॉर्म जो है वो अमीबाइड फॉर्म होती है, ठीक है। और ये आरबीसी के अंदर अभी न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई। जब न्यूक्लियर डिवीजन जब तक स्टार्ट नहीं होती उस वक्त तक आरबीसी के अंदर मलेरियल पैरासाइट को हम ट्रोफोसाइट फॉर्म कहेंगे। एक अर्ली ट्रोफोसाइट फॉर्म होगी और लेट ट्रोफोसाइट फॉर्म। जब न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है आरबीसी के अंदर मलेरियल पैरासाइट की, तो वो फिर हम वो शेजोंट बन जाता है। एक जब इनिशियली न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होती है 1 से 2, 2 से 4, तो उसको हम अर्ली शेजोंट कहते हैं। और उसके बाद जब वो शेजोंट जो है वो मैच्योर हो जाता है और हर न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म ले लेता है, तो उसको हम मैच्योर शेजोंट कहते हैं। तो अर्ली ट्रोफोसाइट शेजोंट फॉर्म या लेट शेजोंट फॉर्म, ये शेजोंट जो है वो ये बाकी जो मलेरियल पैरासाइट हैं, वाइवेक्स है, ओवेल है, मलेरी
भी उसके शेजोंट हमें ब्लड में मिल जाते हैं, लेकिन फेल्सीपेरम के सिर्फ रिंग फार्म या गमीटोसाइट फार्म हमें पेरिफेरल ब्लड के अंदर मिलती है। जो शेजोंट फार्म है वो इंटरनल आर्गन्स के अंदर रहती है, जिस तरह स्प्लीन और लिवर और बोन मैरो के अंदर बेसिकली वो रहती है इंटरनल आर्गन्स के अंदर, बाहर जो है पेरिफेरल ब्लड के अंदर नहीं मिलती। तो ये वाला साइकिल जो है ये फिर इस तरह चलता है। शेजोंट जब बनते हैं तो बहुत सारे शेजोंट इकट्ठे मिल के, जिस तरह नहीं होते कि इकट्ठे मिल के नारा लगाएं तो ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है, या एहतजाज करना हो तो सारे इकट्ठे एक एक एहतजाज कर रहा हो तो उस तरह अफेक्ट नहीं होता। तो ये इनकी अपनी आपस में एक कम्बिनेशन होता है कि बहुत सारे शेजोंट जब आरबीसी के अंदर बन जाते हैं तो सारे इकट्ठे मिल के नारा मार के फट जाते हैं। तो बहुत सारे शेजोंट इकट्ठे बस्ट होते हैं और उनके अंदर से जब मीरोसाइट निकलते हैं तो उस वक्त बुखार होता है। जो बुखार की पीक आती है वो उस वक्त आती है जब आरबीसी के शेजोंट काफ़ी सारे इकट्ठे मिल के रप्चर हों, तो उस वक्त बुखार होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो उनके अंदर से पैरोजेंस रिलीज़ होते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज़ होती हैं और उसके वजह से बुखार होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर साइकिल एक दफ़ा ये सारे बस्ट हुए, फिर उन्होंने जाके और आरबीसीज़ को इन्फेक्ट कर दिया। वो वाले आरबीसीज़ के अंदर साइकिल चलता है तकरीबन 48 घंटे तक ये इस तरह का इसका पीरियड चलता है। इसीलिए इसको टर्शियन भी कहते हैं कि तीसरे दिन बुखार होता है। ठीक है, एक दिन बुखार फ्री रहता है, उसके बाद तीसरे दिन जाके बुखार होता है। तो वो इसी वजह से कहते हैं कि दरमियान में वो सारा नए आरबीसी के अंदर लाइफ साइकिल चलता रहता है, और जब वो मैच्योर शेजोंट बन जाते हैं वो सारे इकट्ठे जाके रप्चर करते हैं तो उस वक्त वो पैरोजेंस रिलीज़ होते हैं और बुखार होता है। तो इस तरह ये बुखार का पीरियड चलता रहता है और फिर फीवर फ्री बंदा रहता है और फिर बुखार होता है। तो ये वाला इसका लाइफ साइकिल इस तरह चलता है। उसके बाद कुछ मीरोजॉइड्स जो हैं वो फिर दोबारा नए आरबीसीज़ को इन्फेक्ट तो करते हैं, लेकिन उनमें न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं होती, और न्यूक्लियस की जब डिवीजन नहीं होती तो वो फिर उसी तरह अनडिवाइडेड रहते हैं और वो गमीटोसाइट फार्म बन जाते हैं। वो जो है गमीटोसाइट फार्म मेल और फीमेल गमीटोसाइट, मेल को हम माइक्रो गमीटोसाइट कहते हैं, फीमेल को मैक्रो गमीटोसाइट कहते हैं। वो वाले ब्लड के अंदर पड़े रहते हैं। जब कोई नया मॉस्किटो आके ह्यूमन को बाइट करे, ऐसा ह्यूमन जिसके अंदर गमीटोसाइट फार्म पड़े हों और वो गमीटोसाइट फार्म उससे ले ले, तो वो गमीटोसाइट फार्म जो है वो चली जाती है मॉस्किटो के अंदर, और मॉस्किटो के अंदर जाके जो होता है वो बाद में हम बात करते हैं। लेकिन अगर गमीटोसाइट फार्म मॉस्किटो नहीं लेता, ह्यूमन के अंदर पड़े रहते हैं, तो वो कोई इन्फेक्शन काज नहीं करते और गमीटोसाइट फार्म कुछ दिनों के अंदर खुद ही डेड हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं और उनका कोई मसला नहीं होता। असल जो प्रॉब्लम होती है ये गमीटोसाइट की वजह से नहीं होती। गमीटोसाइट फार्म अगर मिल भी जाए तो वो आगे कोई इन्फेक्शन काज नहीं कर रहे होते। अब जो लाइफ साइकिल चलता है उसके अंदर मॉस्किटो के अंदर मॉस्किटो गमीटोसाइट ले लेती है और मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जाके वो गमीटोसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डिवीजन उनकी होती है, और फिर वो मेल गमीटोसाइट जो है वो फ्लैजिलेट फॉर्म में इख्तियार कर लेता है और वो मूव करता है, और मूव करने के बाद वो फीमेल गमीटोसाइट के साथ मिल के ज़ाइगोट बनाते हैं, और ज़ाइगोट जो है वो फिर जो है वो ओकाइनेट बनाता है जो कि मोटाइल फॉर्म होती है, लंबूतरी फॉर्म होती है। ओकाइनेट फॉर्म जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाती है ओसिस फॉर्म के अंदर। ओसिस फॉर्म जो होती है उसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियस की मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है। बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो डिवाइड करके बहुत सारे और न्यूक्लियस बनते हैं। हर न्यूक्लियस अपने इर्द गिर्द वो साइटोप्लाज्म ले लेता है, और ओसिस्ट के अंदर बहुत सारे स्पोरोसिस्ट बनते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं, और फिर स्पोरोजोइट्स जो है वो ये ओसिस जब रप्चर करता है बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन के साथ जो कलेक्शन हो जाती है तो वो रप्चर करता है और उसके अंदर से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स निकल के ये मॉस्किटो के माउथ के अंदर आ जाते हैं, और फिर वो जब वो वाला उसके अंदर आता है गट उसकी क्लॉग हो जाती है और वो वाला मॉस्किटो बाइट करेगा किसी ह्यूमन को तो वो सारे स्पोरोजोइट जो है वो इंजेक्ट कर देगा, और वो जब इंजेक्ट करेगा तो ये लाइफ साइकिल इस तरह चलता है। तो ये सेक्चुअल लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन के अंदर चलता है, और सेक्चुअल लाइफ साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर चलता है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ बाकी